जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब मोहम्मद वसीम साहब, जो कि अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर जब भी ये अपनी बिजी शेड्यूल से दिल्ली से चलकर लवाम आते हैं या बिहार आते हैं, तो हमेशा यहाँ के लोगों को सामाजिक मुद्दे पर सजग करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच में पिछले 2 साल पहले मुड़िया रैयाम पथ को लेकर जब लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे, लोग यहाँ मर रहे थे एक्सीडेंट के कारण, तो जब इनके पास ये न्यूज़ आए तो इन्होंने ये आंदोलन उठाया कि इस रोड का चौड़ीकरण किया जाए। इस चौड़ीकरण के मुद्दे को लेकर के जब हम लोगों ने आंदोलन किया है की अध्यक्षता में इलाके के लोग ने आंदोलन किया, तो चौड़ीकरण हो चुका है। इसी मुद्दों पर आगे समाज में और क्या-क्या मुद्दे को लेकर इनके मन में रहता है, क्योंकि हमेशा इनको अपने इलाके के बिहार के बारे में चिंता रहती है। तो इनके मन में क्या-क्या मुद्दा है जो इनके इलाके में काम हो, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपने पिछले 2 साल पहले मुड़िया रैयाम सड़क को लेकर करके एक आंदोलन किया था, जिसका रिजल्ट भी मिला और वीओआई की टीम को इलाके से फ़ोन आया धन्यवाद के लिए। तो इस पर उन्होंने कहा था कि वीडियो बनाने के लिए लगभग 4 महीने पहले से, लेकिन हमने बनाया नहीं। तो अभी हम ये वीडियो आपसे बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे रोड जो चौड़ीकरण? काफ़ी खुशी की बात है कि जिसके लिए आंदोलन हुआ था, जिसके लिए लोग जुड़े थे, और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे इसको लेकर के। जनप्रतिनिधि भी कुछ काफ़ी पॉजिटिव थे इस सड़क को लेकर। वो सब लोगों की कोशिशें अब लगभग पूरा होने को आ रही हैं। सड़क लगभग मुकम्मल होने को आ रहा है। मुड़िया से लेकर के रैयाम वाला, हालांकि रैयाम से आगे अभी भी बचा हुआ है, तो वो भी होना चाहिए। लेकिन जो काम हुआ है, मेरी नज़र में तो मुझे लगा कि अच्छा ही हो रहा है, और काफ़ी खुशी होती है जब मैं खुद भी ड्राइव करके जाता हूँ कि अब चौड़ीकरण हो गया है, तो काफ़ी खुशी की ही बात है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये दिखाता है कि अगर हम सजग रहें, अगर जनता सजग रहे, नागरिक सजग रहे, और सरकार भी कोऑपरेटिव रहे, तो ये जनता और सरकार के कोऑपरेशन से समाज में विकास हो सकता है, गाँवों का विकास हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कंट्री का विकास हो सकता है। सर, एक समस्या इस सड़क को लेकर अभी भी बनी हुई है कि जगह-जगह स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, जिससे आने-जाने वाले यात्री को परेशानी होती है। कई मरतबा एक्सीडेंट हो जाते हैं, दूर के आदमी होते हैं, और एम्बुलेंस भी चलती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यूँ ही मज़ाक में अभी जा रहा था तो अपने दोस्त को कहा कि यहाँ तो रोड से ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, तो उसको हटाया जाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ, जहाँ पे विद्यालय हो या जहाँ पे जो नियम है सरकार के नियम के अनुसार ही जिन जगहों पे बिल्कुल ही ज़रूरी हो वहाँ पे बैरियर हो, वरना अगर हर जगह रहेगा तो बड़ी दिक्कत की बात है। आम तौर पे बैरियर होने ही नहीं चाहिए अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। सर, ये सड़क तो रैयाम तक बन चुकी है, लेकिन रैयाम से 0 माइल तक जो है, वो अभी चौड़ीकरण नहीं हुई, जिससे उधर के जो यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। और वो सड़क मुख्य सड़क से जुड़ती है, जो मधुबनी, आप कह सकते हैं, नेपाल के बॉर्डर से दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से जुड़ती है। तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, ये तो हम लोग जब बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि कम से कम यहाँ से लेकर के रैयाम तक तो शुरू में बन ही जाना चाहिए, और रैयाम से 0 माइल तक भी बनना चाहिए। तो इसके लिए भी अगर बहुत जल्द नहीं कार्रवाई की जाती है, तो जनता को चाहिए कि आवाज़ उठाएँ। सब लोगों को मिल कर के चाहिए कि वो आवाज़ उठाएँ, इसमें जनप्रतिनिधि हों, वो सब भी साथ दें, तो वो तो बनना ही चाहिए।
इसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है अगर जल्द नहीं बनता है। आपका कुछ पहल सर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उस जीरो माइल से रैयाम को लेकर के? ज़रूर अगर लोगों की ख़्वाहिश रही और मेरी खुद की भी ख़्वाहिश है, तो मुलाकात की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि भई उस पर भी काम होना चाहिए और अगर वहाँ से भी बात नहीं होती है तो जैसे यहाँ से आवाज़ उठी थी, अब देखिए अगर आप तेज़ आवाज़ उठाएँगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे उम्मीद होती है रहता है कि सुनते हैं वो लोग, तो सुनेंगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है। सर एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसके अलावा जो इलाके के लोग हैं, आपके बारे में जानते हैं सब लोग कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव में आपकी जान-पहचान, आप दिल्ली में रहते हैं, तो काफ़ी सारी आशाएँ हैं लोगों को। एक मुद्दा अभी बीओआई की टीम ने उठाया और लोग भी परेशान हैं। लवाम के अंदर एक 10 बेड का हॉस्पिटल खुला था, आज से लगभग 8-9 साल पहले। वो हॉस्पिटल खुला और आज तक उस हॉस्पिटल में सुचारू रूप से नहीं चला है, कभी कोई डॉक्टर नहीं आए। तो लवाम के जितने भी जनता है, इसके अलावा इलाके की जनता, वो हॉस्पिटल फिर से दोबारा शुरू हो सके, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या योगदान दे सकते हैं? मेरा मानना है कि जब सरकार टैक्स लेती है, तो सरकार की जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी होती है कि वो हेल्थ और एजुकेशन पे काम करे। अगर क्वालिटी हेल्थ रहेगा और क्वालिटी एजुकेशन रहेगा, तो लोग प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स या प्राइवेट स्कूल्स में कभी बच्चे को भेजेंगे या वो लोग भेजेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो फ्री हेल्थ और क्वालिटी हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है और मेरी नज़र में सरकार की ये पहली ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जो सड़क का मामला है वो है ही है, बिजली का मामला है वो है ही है। ये जो आपका मैंने वीडियो देखा था, शायद 2-3 रोज़ पहले का एक वीडियो था, मैंने तब भी देखा था और मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि लोग इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, आप न्यूज़ बता रहे हैं। ये इसी सिलसिले में जो हेल्थ और एजुकेशन के सिलसिले में मुझे लगता है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए अ, ये जो हेल्थ सेंटर है, शायद प्राइमरी हेल्थ होगा या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, जो भी हेल्थ सेंटर हो, उसका सुचारू रूप से चलना बेहद ज़रूरी है। ये सरकार की सबसे पहले ज़िम्मेदारी है। तो अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे लगता है कि जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के अवाम है, उनको एक साथ आकर के आवाज़ को और बुलंद करना चाहिए ताकि ये सुचारू रूप से चालू हो जाए। आप क्या इसमें योगदान आप अपने स्तर पर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ताल्लुकात हैं या पॉलिटिकल स्तर पर, ये जल्द से जल्द स्टार्ट हो, इसके लिए आप क्या कर सकते सहयोग देंगे? देखिए मुझे अगर लोगों से बातचीत करनी पड़ी तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। आम जनता से भी बातचीत करनी पड़े जागरूकता के लिए तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बात करना पड़े तो उसके लिए तैयार हूँ मैं। जहाँ भी बात करना पड़े, हम लोग क्या है कि जागरूकता के लिए काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो डिमांड है लोगों की उसको अच्छे से पेश कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। और देखिए कोशिशें आम तौर पे जनता की ही होती हैं, हम लोग बस मीडियम बन सकते हैं। तो जनता को पूरी कोशिशें करनी पड़ेगी, हम लोग जनता जैसे चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी, मैं साथ खड़ा हूँ और साथ देने के लिए तैयार हूँ। कंक्लूड करना चाहूँगा सर कि आपके ही शब्दों में कि आपने कहा कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल से कैसे कम्पीट करेंगे सरकारी स्कूल, जबकि सरकार ने तो क्वालिटी टीचर की भी बहाली कर दिया, बीपीएससी के थ्रू कर दी। लेकिन अब तक सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन का लेवल है, वो प्राइवेट स्कूल से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको कहाँ कमी दिख रही है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है? देखिए मुझसे अगर आप पूछेंगे कि कमी कहाँ है, तो सबसे पहली कमी है एटीट्यूड के लेवल पे जो हमारा इलाका है उसमें जो एटीट्यूड है। जैसे बचपन में मैं सुनता था कि क्या नौकरी हुई? सरकारी नौकरी हुई, आराम की नौकरी। आराम और काम एक साथ कैसे हो सकता है? आप काम करें तो काम ढंग से करें और उसमें ही मज़ा लें। आराम की नौकरी के चक्कर में क्यों रहते हैं? तो ये एटीट्यूड का बेसिक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। लेकिन अब एटीट्यूड का तो कुछ आप बहुत ज़्यादा अब ट्रेनिंग के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एक ट्रेनिंग की बात आ जाती है। दूसरा ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टीचर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, वो ज़रूर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे और ये हम बताएँगे, लोगों को ये बताएँगे कि अगर एजुकेशन का लेवल ऊँचा जाता है, तो हो सकता है कि आज जो लोग ऊँचे तबके के लोग हैं, आज आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को भेजने का। हो सकता है 10 जनरेशन बाद आपकी पुश्तों को इतना पैसा ना रहे, हो सकता है वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ें। तो उस वक़्त आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप अगर 10 जनरेशन बाद का भी सोचते हैं तो एक आम तरह तौर पे ही शिक्षा की व्यवस्था ऊपर हो जाए, ऊँची हो जाए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो। तो ये समझ लोगों में देना ज़रूरी है। अगर ये समझ दे दी गई, ट्रेनिंग दे दिया गया, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर लिया गया और सरकार के भी जो अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गए इस चीज़ को लेकर, ये समझ गए कि सरकार की जो पहली ज़िम्मेदारी है, जब आप टैक्स लेते हैं तो आपकी पहली ज़िम्मेदारी हेल्थ और एजुकेशन है। उसके अलावा ऑफ कोर्स
सड़क है, बिजली है वगैरह है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन सबसे पहले जिम्मेदारी है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट सरकारी स्कूल्स में होगा। और आमतौर पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सुधरेगी। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर अच्छी शिक्षा नहीं होती है तो ये समझने वाली बात है कि घाटा सबका है। अगर आप सोचते हैं, आप मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप सोचते हैं कि आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें बच्चों को, लेकिन जब आपका समाज ही पढ़ा लिखा नहीं तो उसमें अलग अलग तरह की के डिस्टर्बेंसेस हो। मान लीजिए वो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्राइम में जाने की कोशिश करेगा या क्राइम में जाएगा, कहीं नशाखोरी ज्यादा हो जाएगी। जो कुरीतियां हैं एजुकेशन के कम रहने पे ज्यादा होती है, तो उससे पूरे समाज को नुकसान होता है। और बड़े बड़े इकोनॉमिक थिंकर्स ने ये बात कही है कि एजुकेशन हेल्थ इसलिए फ्री होना चाहिए क्योंकि ये अगर नहीं होगा फ्री तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट समाज में पड़ता है। इसलिए फ्री होना चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? जिसके पास टैक्स आता है, सरकार के पास टैक्स आता है। तो इससे खुशी की बात कुछ और नहीं होगी कि फ्री एजुकेशन हो पूरे समाज में, फ्री अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर हो। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए वही है कि जनता और सरकार को एक साथ आना पड़ेगा और इस पर जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो लेने पड़ेंगे। सर, प्राइवेट स्कूल के संस्थापक जो होते हैं उनमें से आप भी एक हैं। आप चाहेंगे कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो कि सिर्फ आपका सिर्फ वक्तव्य है ये ऊपर का? मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि अ, जो सरकारी स्कूल्स के क्वालिटी एजुकेशन इतना अच्छा हो जाए कि प्राइवेट स्कूल्स को बंद होना पड़े। ये क्योंकि आमतौर पे सब फिर तो मेरे बच्चे का भी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा ना। जब सब सब सरकारी स्कूल अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे तो फिर तो मुझे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं 10 जनरेशन बाद मुझे लगेगा कि अरे 10 जनरेशन बाद भी मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। मान लीजिए लोग माइग्रेट क्यों करते हैं जर्मनी फ्रांस में? क्योंकि वहाँ आमतौर पे जो प्राइवेट एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अगर मैं तो खुद अगर बोला जाए तो सरकार, मैं कहूंगा कि भाई सरकार ऐसा नियम ला दे फिनलैंड की तरह कि प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट ही ना करे। भाई मैं संस्थापक इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन ठीक ठाक दर पे हो। तो मैं तो इसलिए संस्थापक हूँ। लेकिन इससे बेहतर क्या होगा कि समाज का हर बच्चा फ्री अच्छा क्वालिटी एजुकेशन ले। और फिनलैंड में ये रूल है, ये कानून है कि आ, कोई भी प्राइवेट स्कूल मतलब आप ट्यूशन फी चार्ज ही नहीं कर सकते, जीरो ट्यूशन फी, क्योंकि सारा पैसा टैक्स से आता है। जो टैक्स दर इंडिया में वो लगभग इतना नहीं है, मतलब फ्रांस और जर्मनी कितना नहीं है लेकिन उससे थोड़ा ही कम। आप थोड़ा टैक्स दर बढ़ा दो, लेकिन उसके बाद किसी आदमी को अपने बच्चे के एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में सोचना होता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये सत्य है या सिर्फ हिपोक्रेसी? ये बिल्कुल सही। तो सर, कहा तो ये भी जाता है कि प्राइवेट स्कूल का जो संगठन है उसका सरकारी अधिकारियों के साथ जो है ना साथकर होता है, ताकि तुम अपनी शिक्षा व्यवस्था बेकार रखो तभी हमारी बिल्डिंग में जो है ना अच्छे अच्छे टाइल लगा के बच्चे आएंगे तो मेरा भी बजट बन जाए। इस पर क्या है? अगर ऐसा है तो साथ साथ तोड़ना बहुत जरूरी है, टूटना चाहिए साथ। आप लीड करेंगे? अब भाई इसमें लीड मतलब करने की कोई बात ही नहीं है। मैं एकदम साथ खड़ा हूँ, पूरी तरह से साथ खड़ा हूँ कि इस तरह की कोई साठगांठ होना ही चाहिए। सरकारी स्कूल्स में एजुकेशन बहुत बेहतर होने की जरूरत है। अरे मैं एक चीज बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारा जो फीस है उससे 4-5 गुना टैक्स का पैसा जा रहा है सरकारी स्कूल में। क्यों नहीं होना चाहिए अच्छा एजुकेशन? वो हमारे भी तो टैक्स का पैसा है, वो आपकी भी टैक्स का पैसा है, इनके भी टैक्स का पैसा है। तो वो तो होना ही चाहिए। सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी तो हेल्थ एजुकेशन है, वो हो। उसके बाद जो रोजगार के का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट किया जाए। अगर रोजगार का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो पहला जॉब तो इंडस्ट्रीज में क्रिएट होगा। और इंडस्ट्रीज के अलावा उससे जो टैक्स आएगा तो सरकारी जॉब्स भी आप अच्छे से दे सकते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस पर सरकार को, और सरकार से ज्यादा मैं हमेशा जिम्मेदार मानता हूँ आम जनता को इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। ये नहीं कि इंडस्ट्रीज खुली तो वहां पर भी जाकर के आप अननेसेसरी, बहुत जगह अननेसेसरी आंदोलन भी होता है, तो वो सब नहीं किया जाए। इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए, ये कोशिश की जाए कि, और क्योंकि देखिए जो लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं वो मान लीजिए 1000 करोड़ लगाते हैं, 900 करोड़, 1000 करोड़ अगर लगाते हैं, 800-900 करोड़ लोन का होता है, उनको लोन वापस करना होता है। अगर आप जाकर के उसको बीच में ही रोक देंगे तो उसकी तो हालत खस्ता हो जाएगी ना। तो उससे डर बन जाता है, फिर नए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे। तो ये जो एक साजगार माहौल जनता और सरकार को मिलकर के बनाना चाहिए ताकि हमारा स्टेट डेवलप हो
ये बहुत खराब लगता है अगर आप बाहर जाते हैं सुनते हैं कि बिहार अच्छा है डेवलप, मतलब वो बैकवर्ड स्टेट है। क्यों बैकवर्ड स्टेट है? मैंने एक कविता भी लिखी है इसी मुद्दे पे, बिहार के मुद्दे पे। हालांकि मैं अभी उसको मैं सुना भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने पब्लिकेशन के लिए भेजा हुआ है कुछ पब्लिकेशन में। तो इसी मुद्दे पे, और ये क्योंकि अब वो कविता कहाँ से आती है, आपके मन में ख्याल आता है कि क्यों नहीं बिहार डेवलप हो सकता है। जब मगध का एम्पायर था, जब मौर्य रूल कर रहे थे, तो बिहार सेंटर था इंडियन सिविलाइजेशन। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि आयरन पास में था। जो बिहार सबसे शुरुआत में सेंटर बना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पास में अवेलेबल था आयरन ओर या दूसरे मिनरल्स अवेलेबल थे। तो आज भी क्यों नहीं हो सकता बिहार? तो ये इसके लिए जनता और सरकार को एक साथ आना पड़ेगा, और हम लोग बिहार को विकास की तरफ आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे जनाब मोहम्मद वसीम साहब, जिन्होंने बिहार के सभी मुद्दों पर बात की है, शिक्षा, रोजगार या अन्य विषयों पर भी बात किया इन्होंने। पिछले दिनों ये बिहार के मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित भी रहते थे, जिसमें आपको मैंने शुरू में कहा कि सड़क के मुद्दे को उन्होंने उठाया, और इनसे बिहार के खासकर मिथिलांचल के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे, ताकि जनता की जो ज़िंदगी है वो डेवलप हो सके, विकास के तौर पर आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय मिथिला, नमस्कार, आदाब।